आवाज क्लियर? जी शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। शरीफ। हम्म, ठीक हो गया जी। अच्छा जी। हमारी डिस्कशन जो थी वो चल रही थी। प्री पार्टीशन हिस्ट्री हमने जो है वो शुरू किया था। और उसके अंदर हम जो है वो 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक जो है वहां पे हम पहुंचे थे। उससे आगे जो है वो हमने इंशाल्लाह जो है वो इसको जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है जी। और बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट, एक दफा तमाम भाइयों को और बहनों को और दोस्तों को और अहबाबों को और माओ और बहनों को, ठीक है जनाब, वालदेन को, सबको, तमाम पाकिस्तानियों को भाई भाई बहुत बहुत मुबारक हो जी आप सबको। हमारा जो है वो गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक्स के अंदर। और 1984 के बाद फर्स्ट गोल्ड मेडल, बल्कि 1984 के बाद फर्स्ट गोल्ड मेडल तो नहीं कहेंगे हम, पाकिस्तान की जो है वो आप समझ लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इसलिए क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान हॉकी में ही गोल्ड मेडल जीता था 1984 के अंदर लास्ट टाइम। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स थे। मंजूर जूनियर वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम। फिर 92 में बार्सिलोना के अंदर अ, हम जर्मनी से सेमीफाइनल हार गए हॉकी का, लेकिन नेदरलैंड से हॉलैंड से फिर हम जीत गए और ब्रॉन्ज मेडल का मैच। सो 92 वाज द लास्ट मेडल जो कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में जीता था। बार्सिलोना ओलंपिक्स आया था। पाकिस्तान जो है वो नेदरलैंड से जीता था, 4-3 जीता था। सो आई hockey has been my passion forever, right? I played hockey in my school days, in my college days, in my university days. In fact, my family, मेरी फैमिली में ओलंपियंस हैं जो हॉकी खेलते रहे 94 का वर्ल्ड कप में। आई हैड माई फैमिली पार्ट ऑफ 94 ओलंपिक्स, 94 वर्ल्ड कप, 92 का ओलंपिक्स। तो उसके अंदर सारा मतलब इनफैक्ट यहाँ तक सूरत हाल हुआ करती थी कि वेन एवर इट वॉज अ हॉकी मैच मेरे घर में छुट्टी होती थी, मतलब नो वन वॉज डूइंग एनीथिंग एंड एवरी वन वॉज इन फ्रंट ऑफ द टीवी। राइट, सो आई हैव बीन द स्पोर्ट्स इंथ्यूजियास्ट सिंस वेरी वेरी यंग एज। तो कोई ओलंपिक्स का मैच, कोई मतलब ये हालात हुआ करते थे उस दौर में जब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी डेज थे। अब तो जारी बात है काम शाम शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी डेज के अंदर इवन 5-5 दिन का जो टेस्ट मैच होता था वो मैं पूरा पूरा देखता था। मैं इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है, मैं ये लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर 5 दिन का टेस्ट मैच देखने गया था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं अपना लैपटॉप लेके जाता, काम करता रहता था और मैच देखता रहता था वहां पे बैठ के। और एवरी आई वॉज टेलिंग एवरीवन कि अच्छा ये हुआ। मुझे यहाँ तक भी याद होता था कि फलां गेंद पे क्या हुआ है, फलां गेंद पे। उसमें मैं आपको बता रहा था ना, और हम 3-4-4-3 हम जीते थे ओलंपिक्स जो है वो, ब्रॉन्ज मेडल मैच जीते थे फ्रॉम बार्सिलोना, ओ सॉरी इन बार्सिलोना फ्रॉम नेदरलैंड्स। और नेदरलैंड्स का इस दफा हॉकी में गोल्ड मेडल आया। जर्मनी को उन्होंने हराया 2-1। तो वो इट्स अ वेरी बिग ऑनर बेसिकली फॉर पाकिस्तान के, अगर हम हमारे इंडिविजुअल एथलीट्स जो हैं वो इंडिविजुअल मेहनत करके जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंच रहे हैं। और इंडिविजुअली जब आप एक टीम के अंदर आते हो या एक एक चीज जीतते हो, उसका ज्यादा जो है वो ऑनर होना चाहिए बनिस्बत के कि आप एज अ टीम जो है वो चल रहे। ठीक है, ऑब्वियसली टीम भी जीती है तो पूरी मेहनत के साथ ही जीती है, दैट डज नॉट मीन कि वही अल्लाह वास्ते ही जीत जाते हैं टीम के अंदर भी। लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो होता है वो उसका एक अजीब ही शश का होता है, राइट? क्योंकि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार फलां ने अच्छा नहीं खेला इसलिए मैं हार गया, या फलां ने अच्छा खेला इसलिए मैं जीत गया। तो आप ही अच्छा खेले, आपने ही अच्छा किया सारा कुछ, और ये हुआ। और द बेस्ट पार्ट अबाउट यस्टरडेज इवेंट वाज नॉट बेसिकली कि ही ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड। ये बेस्ट पार्ट नहीं था। बेस्ट पार्ट ये था कि ही ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड ट्वाइस, राइट? मतलब उसने पहले उसकी 92.97 की थ्रो, फिर उसका 91.79 की थ्रो, और बोथ ऑफ दीज थ्रोज वर बीटिंग द ओलंपिक रिकॉर्ड। मतलब ये नहीं है कि अगर वो ओलंपिक रिकॉर्ड अपनी सेकंड थ्रो में ना बीट कर चुका होता तो लास्ट थ्रो में उसने ऑलरेडी बीट कर दिया हुआ था उस ओलंपिक थ्रो। तो इट वाज एन ऑनर, राइट, ऑब्वियसली। और जारी बात है जब आपका एक इंडिविजुअल एक अच्छा थ्रो करता है तो ऑब्वियसली कंपेटिटर्स पर प्रेशर आता है। और आपने उसका प्रेशर देखा कि इंडियन जो जेवलिन थ्रो है उसकी ऑल 5 ऑफ देम वर फॉल्स थ्रोज। ऑब्वियसली प्रेशर है कि मैं
पिछली दफा का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पाकिस्तानी आगे निकल गया, वो प्रेशर जो होता है ना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बहुत डिफिकल्ट होती है वो चीज। तो वो सिचुएशन है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो आ, उसके लिए कामयाबियां करे। और आई पर्सनली बिलीव दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नीड्स टू डू समथिंग फॉर दैट इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल उसका जीता है। और आप अंदाजा लगाइए कि हैरान होंगे आप इस चीज को सुनते हुए, या पता नहीं आप लोग न्यूज में सुन ही रहे होंगे, ये जो 2 महीने पहले मई 2024 के अंदर, सो बेसिकली मई 2024 के अंदर उसका एक टीवी के ऊपर एक बयान आया था कि जी मुझे स्पॉन्सरशिप मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास जेवलिन ही नहीं है, राइट। मतलब आई डू नॉट हैव अ जेवलिन जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकूं। मतलब ये 2 महीने पहले की बात कि आई डू नॉट हैव अ जेवलिन जो इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो आई शुड बी गिवन सम स्पॉन्सरशिप और सारा कुछ। ये सारी स्पॉन्सरशिप सारा कुछ जो है ना वो उठाकर लगा देना हमें जनाब अपने क्रिकेट टीम के ऊपर, राइट, और सारों के ऊपर। पाकिस्तान की हॉकी का उस दिन बुरा हाल हुआ था जिस दिन पाकिस्तान की हॉकी को स्पॉन्सरशिप मिलना बंद हो गई, और आपके प्लेयर्स के लिए कोई भी जॉब्स नहीं। क्रिकेट के लिए आप इतना ही पैसा लगा देते हैं, क्रिकेटर्स को इतना पैसा दे देते हैं, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप कोई भी मैच ना हो, कोई भी मैच ना हो, और आपके पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और आप ए कैटेगरी के प्लेयर हो, तो 45 लाख रुपए आपको महीने का मिलता है। 45 लाख महीने का मिलता है अगर कोई मैच नहीं है। बात समझ आ रही है? हर मैच का 8-8, 9-9 लाख रुपया अलहदा मिलता है, राइट। हर मैच का 8-9 लाख रहता है, और अगर कोई मैच भी नहीं खेला आपने पूरे महीने के अंदर, तो 45 लाख आपको अलहदा मिले। अब इस तरह की चीजें जब आप सारे स्पॉन्सरशिप क्रिकेटर्स को देंगे, राइट, और बाकी प्लेयर्स को नहीं देंगे, तो फिर जाती है। मेरा ख्याल है कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड डू फॉर दैट इंडिविजुअल। और द बेस्ट पार्ट, राइट, जो सबसे मजे की बात सिचुएशन हुई जो मैंने देखा, फिर उसकी जो इंडियन जो कंपेटिटर था उसकी वालदा का इंटरव्यू, आप लोगों ने तो शायद वीडियो में देखा होगा, लेकिन वो जो लाइव देखने का शुगल था बहुत मजे का था। तो सुबह सुबह के टाइम, फजर के टाइम था वो, तब मैंने वो देखा लाइव। तो उस टाइम जो है उसकी वालदा से वो ऑब्वियसली पूछ, सारी बात है, वो आधा घंटा आगे। हमारे यहाँ पे वो अगर 1 बजे खत्म हुआ है, तो वहां पे तो इंडिया में जाके 1:30 बजे खत्म हुआ है वो सारा कुछ। तो इसलिए वो सुबह सुबह के टाइम वो उसके घर पहुंचे, जी आपके बेटे का जो है सिल्वर मेडल है। उसने कहा कि जी बिल्कुल मेरे बेटे का सिल्वर मेडल है, लेकिन अरशद जो ओलंपिक गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो, उसको मैं जानती हूँ, वो मुझे माँ कहता है, वो भी मेरा बेटा है, वो मेरा एक बेटा ओलंपिक गोल्ड जीत गया और एक सिल्वर जीत गया। ये जो लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप है बिटवीन टू प्लेयर्स, दिस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली मिसिंग इन इन स्पोर्ट्स। और ये बहुत बड़ी बात है उस खातून की, उसका उसका बड़ापन है कि उस जो है वो ये बात आर्ग्यू कर रही है। लेकिन बहुत कम लोगों के पास इतना जिगरा होता है ये आर्ग्यू करने का और ये बात करने का। एंड हार्ट्स ऑफ द डेड वुमन जो कि वहां पर बैठी हुई है। अच्छा जी, आइए, हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही थी 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अच्छा जी, 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये जहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था, अभी तक कोई सवाल मसला परेशानी इसमें कोई है तो पूछे। यानी क्वेश्चंस कंसर्न जी, कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा जी, चलो ठीक, आगे अगली चीज पे चलते हैं, एंड दैट इज द 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, सुना होगा आप लोगों ने इस चीज के बारे में कि 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी बनारस यूपी के अंदर। यूपी का शहर है बनारस, वहां पर स्टार्ट हुई थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। एनी आइडिया कि ये क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था? एनी स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट दिस इवेंट? जॉब्स के रिलेटेड क्या था? प्रायोरिटाइज करें तो हिंदी या रूल्स को और दूसरे वालों को इसके प्रायोरिटी कम लोअर लेवल की जॉब्स को चाहिए। अच्छा, और हिंदी जुबान को क्या कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आपने हिंदी बनानी थी इंस्टेड ऑफ उर्दू। अच्छा, और एनीवन एल्स? व्हाट इज उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी या हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, एक ही बात है, क्या है? ऑनलाइन जी,
सर 1858 एक्ट प्लीज ब्रीफली रिपीट कर दें, आई मिस सम ऑफ दैट इंटरनेट गॉड। हाँ पता नहीं, अच्छा जी बाद में करते हैं जी, पहले जरा इसको जरा चेंज कर लें, जरा डिस्कस कर लें। उर्दू को कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से इशू था। अच्छा ठीक है जी। फोर्ट विलियम कॉलेज सेंट्रलाइज्ड उर्दू लैंग्वेज, लेटर ऑन इट बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज स्पीकर्स प्रोटेस्टेड। ठीक हो गया जी। हिंदू चाहते थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और मुसलमान चाहते थे कि उर्दू ही रहे एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक हो गया। और कोई ऐड करना चाहिए इसके अंदर? एनी आइडिया अबाउट हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी? नहीं है जी, कोई आइडिया नहीं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में या इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिस इवेंट को हमने सबसे ज्यादा गलत अंडरस्टैंड किया है, या आप समझ लें गलत पढ़ाया गया है, वो ये इवेंट है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को कैसे गलत हमने समझा है, ये अंडरस्टैंड किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने लिखना नहीं, जरा पहले जरा मेरी बात को समझना है, उसके बाद आपने लिखना है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप लिख नहीं सकेंगे खुद ब खुद। मैं आपको जो बात करने लगा हूं वो बड़ी वसूख के साथ करने लगा हूं। मैं आपको उसका रेफरेंस भी दूंगा, आप लोग काउंटर चेक भी करिएगा जाके, जहां से मर्जी काउंटर चेक कर लीजिएगा, मुझे कोई उसका जो है ना वो परेशानी नहीं। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस आइडिया। 1867 से पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदी नाम की कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। 1867 से पहले, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1867 से पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदी नाम की कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था हिंदुस्तानी, राइट? जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी ये बेसिकली बोली जाती थी काफी ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोली जाती थी वो ज्यादातर लिखी जाती थी बेसिकली, यस ज्यादातर समझी जाती थी पूरे हिंदुस्तान के। पूरे हिंदुस्तान में समझी तो जाती थी आपके पास हिंदुस्तानी लैंग्वेज, लेकिन लिखने का मसला इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत जुबान के साथ मिलती जुलती थी। संस्कृत जुबान जो है ना, संस्कृत, उसका जो रस्मुल खत है, राइटिंग स्टाइल है उसका, उसको उसको कहते हैं देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी वो राइटिंग स्टाइल है जिसमें संस्कृत लिखी जाती है। मतलब मेरी तरफ सुने ना यार, लिखना छोड़ दें, आप लोगों को घर जाके रिवाइज कर लेना, सुने मेरी तरफ। हाँ क्योंकि किया होता तो अब सवाल होते हैं ना कोई पिछले लेक्चर के अंदर से। अच्छा वापस आते, तो मैं फिर कह रहा हूं कि संस्कृत जुबान जो है वो लिखी जाती थी एक राइटिंग स्टाइल में जिसका नाम होता था देवनागरी, और आज भी संस्कृत जुबान देवनागरी में ही लिखी जाती है। इमेजिन करें कि देवनागरी हमने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया, ये देखें, ये आप इमेजिन करें देवनागरी राइटिंग स्टाइल है। समझ आ गई बात? हमने क्या लिख दिया? अहमद। समझ आ गई? अगर मैं उर्दू में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। अब पढ़ा दोनों जगहों पे एक ही चीज जा रही है, लेकिन राइटिंग स्टाइल दोनों का फर्क है। ये समझ लो देवनागरी, ये देवनागरी नहीं। यहां तक बात समझ आ गई? तो जो संस्कृत जुबान है वो देवनागरी में लिखी जाती थी, हिंदुस्तानी जुबान भी देवनागरी में लिखी जाती थी। जो हिंदुस्तानी जुबान थी जो कि पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी, उसका राइटिंग स्टाइल क्या था? देवनागरी, यानी सिमिलर टू संस्कृत। संस्कृत भी देवनागरी में और ये भी देवनागरी के अंदर, हिंदुस्तानी भी देवनागरी में लिखी जाती थी। यहां तक बात क्लियर हो गया? अब आगे समझने की कोशिश करो। हुआ ये कि 1837 में उर्दू बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, रिप्लेसिंग पर्शियन। उर्दू को पर्शियन की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बना दिया गया 1837। अब सिचुएशन ये आई कि 1837 में जब उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बना दिया गया तो बहुत से लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया कि सरकार हमें उर्दू लिखनी नहीं आती, हम तो या लिखते हैं संस्कृत या हम लिखते हैं आपके पास हिंदुस्तानी। उर्दू जो राइटिंग स्टाइल है वो तो हमें लिखना ही नहीं आता। मेरी बात समझ आ रही? जब उर्दू राइटिंग स्टाइल हमें लिखना नहीं आता और आपने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है तो हमारे लिए क्या होगा? डिफिकल्टी। 1867 के अंदर बनारस यूपी के अंदर एहतजाज शुरू हुआ कि उर्दू को रिप्लेस कर दिया जाए। कैसे शुरू हुआ? यह कहा गया, पॉइंट यह था कि उर्दू का राइटिंग स्टाइल चेंज किया जाए, उर्दू को इस तरह की बजाय देवनागरी राइटिंग स्टाइल में लिखा जाए। यह जो राइटिंग स्टाइल है ना जिसमें उर्दू लिखी जाती है या पर्शियन लिखी जाती है या अरबी लिखी जाती है, इस राइटिंग स्टाइल का नाम होता है नस्तालीक। क्या नाम है? नस्तालीक। नस्तालीक बेसिकली वो राइटिंग स्टाइल है जिसमें उर्दू लिखी जाती है या पर्शियन लिखी जाती है या फारसी लिखी जाती है या पंजाबी लिखी जाती है या बलूची लिखी जाती है। ये सारा जो राइटिंग स्टाइल है इसको नस्तालीक कहते हैं। बात समझ आ रही? तो एहतजाज शुरू हुआ कि जो उर्दू का राइटिंग स्टाइल है वो नस्तालीक से उठाकर शिफ्ट किसमें कर दिया जाए? देवनागरी में।
यानी उर्दू को अब आप नस्तालीक में नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? देवनागरी में। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि अगर उर्दू नस्तालीक में नहीं लिखी जाएगी, देवनागरी में लिखी जाएगी, तो फिर उर्दू तो रहेगी नहीं, क्योंकि उर्दू तो बाय डिफॉल्ट लिखी ही नस्तालीक में जाती है। मेरी बात समझ आ रही? तो था पॉइंट कि उर्दू का राइटिंग स्टाइल चेंज करो, क्योंकि हमसे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे लिखी नहीं जाती, हमें देवनागरी लिखनी आती है, लेकिन उर्दू जो है वो नस्तालीक में लिखी जाती है, हमें देवनागरी लिखनी आती है। तो आप ऐसा करो, उर्दू को भी किसमें शिफ्ट कर दो? देवनागरी में। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि अच्छा, अगर उर्दू देवनागरी में लिखी जाएगी तो उर्दू तो रहेगी नहीं। हाँ, उर्दू नहीं रहेगी, इस जुबान का नाम लिख दो हिंदी। बात समझ आ रही? जब वो राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, एक नई जुबान नजर आएगी, तो उसका नाम क्या रख दो? हिंदी। यानी बोलने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, असल काम किसमें आएगा? लिखने के अंदर। आज भी आप उर्दू और हिंदी को साथ साथ बोलने आपको कोई फर्क नजर नहीं आता। नजर कब आएगा? जब आप वो लिखेंगे। आज भी यही प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था असल में उर्दू के राइटिंग स्टाइल से, कि उर्दू का जो राइटिंग स्टाइल है लिखने का, वो हमें नहीं समझ आता। मेरी बात समझ आ रही है? वो हमें समझ नहीं आता। वो इसलिए आज अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि यार उर्दू जो है ना, अब हमने देवनागरी राइटिंग स्टाइल में लिखनी है आज से, आप कहेंगे सर समझ तो आ जाएगी, लिखी नहीं जाएगी, क्योंकि हमें पहले वो पूरा फॉन्ट समझना पड़ेगा कि फॉन्ट लिखा कैसे जाता है। हाँ, बोल लेते हैं हम। सेम वहीं पर भी हिंदी और उर्दू बोलने में प्रॉब्लम कोई भी नहीं था। आज भी लोग हिंदी बोलते हैं और आधे लोगों को लगता है शायद उर्दू बोल रहे हैं। बात समझ आ रही? आधी सारी की सारी हिंदी मूवीज जो हैं, वो अक्सर लगता है यही है शायद उर्दू के अंदर है। अब उर्दू हिंदी को साथ साथ बोलना शुरू कर दें, बात समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं नजर आएगा। मसला कब नजर आएगा? जब मूवी स्टार्ट होती है, वहां पर लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और धूम्रपान से कर्करोग होता है। तो वो जो होता है सारा कुछ, वो हिंदी जुबान में लिखा जाता है संस्कृत में, वो देवनागरी राइटिंग स्टाइल। देवनागरी, वो लिखने का स्टाइल उस डिफरेंट है, बोलने का स्टाइल सेम है। सो द आइडिया वाज टू चेंज द राइटिंग स्टाइल ऑफ उर्दू फ्रॉम नस्तालीक टू देवनागरी, एंड व्हेन नाउ इट विल बी रिटन इन देवनागरी, इट विल नॉट बी नेम्ड एज उर्दू, तो इसका नाम क्या होगा? हिंदी। समझ आ गई? यहां से वो कॉन्फिडेंस या मुसलमानों का शटर भी हुआ था, और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि अच्छा यार, आज इनको हमारे राइटिंग स्टाइल से नफरत है, या आज इनको हमारे राइटिंग स्टाइल से प्रॉब्लम है। कल को पता नहीं किस किस चीज के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए, कि तुम लोग पहनते क्या हो, तुम लोग अब ये भी नहीं पहनोगे, अब तुम लोग ये पहनोगे, तुम लोग खाते क्या हो, तुम लोग ये नहीं खाते, तुम लोग ये खाओगे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। मतलब आप अगर देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, आप सही बोल रहे हैं, बस आपका राइटिंग स्टाइल गलत है। यानी ये माइन्यूटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, माइन्यूटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बात समझ आती? सर सैयद अहमद खान वो पहला इंडिविजुअल था हिंदुस्तान की तारीख का जिसको ये बात समझ आई थी। 1867 से पहले के सर सैयद को अगर आप निकाल कर देखें, तो 1867 का पहला सर सैयद जो है, वो मुस्लिम हिंदू यूनिटी की बात कर रहा है। लेकिन 1867 के बाद का जो सर सैयद है, वो कहता है कि ना भाईजान, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है इनसे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हिंदू गलत बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हिंदुओं के नाम के ऊपर या हिंदू मजहब के नाम के ऊपर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मसला याद रखिए, कभी भी रिलीजन में नहीं होता, मसला हमेशा रिलीजन का नाम लेके से गलत इस्तेमाल करने वालों में होता है। रिलीजन का नाम लेके गलत इस्तेमाल करने वाले बहुत मौजूद है दुनिया के अंदर। वो किसी भी रिलीजन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और नाम लेके गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आज अगर पूरे के पूरे फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, राइट, तो सरकार आप न्यूयॉर्क में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा फलस्तीनियों के हक के अंदर ज्यूज निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर, राइट। वो कहते हैं कि हम उनके हक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे बाउदाद के साथ क्या हुआ था। ये ज्यूज नहीं है इसराइल वाले जो ये हरकतें कर रहे हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट अस, राइट। ये जायनिस्ट हैं, हम ज्यूज हैं, हम बताएंगे कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है। सबसे ज्यादा हक में वो निकले हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप देखें ये बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो बांग्लादेश के अंदर आपको रियलाइज होगा कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पर मंदिरों की हिफाजत के लिए मुसलमान लड़के खड़े थे कि आप लोगों ने मंदिरों के अंदर नहीं जाना और कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, राइट। आप हिंदुस्तान में चले जाएं, तो जब आपके पास अफ्तारी हो रही होती है, हिंदू अफ्तारी करा रहे हैं, कभी सिख अफ्तारी करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कभी भी रिलीजन में नहीं होता। प्रॉब्लम हमेशा रिलीजन का नाम लेके पॉलिटिक्स करने वालों में होता है। और कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें सबसे टॉप के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, जो अपने रिलीजन का नाम लेकर गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज भी बहुत से हिंदू जो हैं वो मोदी साहब की पॉलिसीज को इससे इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं यार ये पॉलिसी, ये हम है ही नहीं,
ये हमारी टीचिंग ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है इस चीज को, लेकिन बस वो गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर। सेम यहां पर भी यही था, राइट, कि कुछ लोग निकल आए सड़कों के ऊपर कि जी उर्दू का राइटिंग स्टाइल चेंज करो। क्यों? क्योंकि उर्दू का राइटिंग स्टाइल जो है ना अरबी के साथ मिलता है, और अरबी हमारी जुबान नहीं, हमारी जुबान संस्कृत है। इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करके उस तरह लिखो जिस तरह संस्कृत में लिखते हैं, तो फिर उर्दू तो रहेगी नहीं। हाँ, उर्दू ना रहे, इसका नाम चेंज करके इसका नाम लिख दो हिंदी, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदी जुबान हो, और फिर इस जुबान को नाफिज कर दो एज ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी उर्दू को हिंदी से रिप्लेस नहीं करना, हमने उर्दू का राइटिंग स्टाइल चेंज करके उसको इंप्लीमेंट करना है एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बात समझ आ गई? पाकिस्तान की क्रिएशन बीज जो है ना, वो इस मसले ने बोया था कि जब आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ किस चीज का, जुबान का, तो तब से आपके दरमियान में विद इन इंडिया प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हुए, और उसको सबसे पहले समझने वाला कौन इंडिविजुअल था? सर सैयद, राइट। अहमद सईद ने बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी। अहमद सईद कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान वो पहले इंडिविजुअल थे जिनको ये बात समझ आई थी कि इंसान का पहला तारुफ जुबान हुआ करती है, इंसान का पहला तारुफ जुबान होती है। आप किसी से पूछे ना कि आप कौन हैं, वो कहता है ना मेरा नाम फलां है, वो अपना नाम बाद में पहुंचता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है ना, जो जुबान वो इस्तेमाल करता है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है ये बंदा कहां से है। जुबान इंसान का पहला तारुफ हुआ करती है, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब शुरू करते हैं चीजें, आप खुद ब खुद बता देते हैं कि यार आप किस इलाके से, राइट। तो जब सर सैयद को रियलाइज हुआ कि जुबान इंसान का पहला तारुफ हुआ करती है और हमारा पहला तारुफ भी हमसे वो छीन रहे हैं, तो यार प्रॉब्लम तो है कहीं डीप रूटेड। ये डीप रूटेड प्रॉब्लम शायद इनके दिलों में बहुत लंबे अरसे से मौजूद थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि तब पहले मुगलों की गवर्नमेंट थी, राइट, पावर के अंदर कोई और था। अब लोग ये पावर में आए हैं या नहीं पावर में आए और मुगल यहां से हटे हैं, तो इनके अंदर का वो जो उबाल है वो बाहर आ रहा है। मैं हमेशा ये आर्ग्यू करता हूं कि मुसलमानों के लिए 1857 का जो वॉर थी वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी बनिस्बत के बाकी रिलीजन्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदुइज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट सिखिज्म। सबके लिए उतना प्रॉब्लमैटिक क्यों नहीं था, मैं समझा देता हूं। हिंदुओं और सिखों के लिए इसलिए प्रॉब्लमैटिक नहीं था क्योंकि वो पहले भी सप्रेस थे, वो पहले भी किसी के अंडर रह रहे थे, वो अब भी किसी के अंडर रह रहे हैं। मुसलमान पावर में थे, अब वो पावर में नहीं रहे। उनको ये बात समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि अब हम पावर में नहीं है, हम जो 1206 से हुकूमत करते आ रहे हैं, अब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई है 650 साल के बाद। वो लोग जो हमारे लिए काम किया करते थे अब हमारे सामने खड़े हैं। मुसलमानों को ये समझने में, अंडरस्टैंड करने में, अब्सॉर्ब करने में वक्त लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग जो कल तक मेरे लिए काम कर रहे थे आज मेरे सामने खड़े हैं। वो जो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा था ना मुसलमानों से, इसलिए मुसलमान ज्यादा एजिटेशन कर रहे थे कि यार सबकी ऐसी की तैसी। और बाकी रिलीजन्स कोशिश कर रहे थे उनके साथ, गोरों के साथ मिलकर कि सरकार देखें रौला कौन डाल रहा है सबसे ज्यादा, ये तो कसूर ही सारा इनका है, और सारा नजला गिरा भी फिर मुसलमानों पे जा, क्योंकि वो तो पहले ही सप्रेस थे भाई। उनके लिए तो इट वाज जस्ट चेंज ऑफ मास्टर्स, पहले ये मास्टर था अब ये मास्टर आ गया। वो पहले भी सप्रेस थे, वो अभी भी सप्रेस थे। प्रॉब्लम इन लोगों के लिए था, इसलिए था बिकॉज पहले ये पावर में थे अभी पावर में नहीं है। इसलिए इन लोगों को समझने के अंदर, अंडरस्टैंड करने के अंदर, एब्जॉर्ब करने के अंदर कि अब हम पावरफुल नहीं है, अब हमारी गवर्नमेंट नहीं है, अब हम ओनर नहीं है, इसमें टाइम लग रहा था। एक इंसान ने सारी जिंदगी नवाबी की हो और एक वक्त आए उसकी नवाबी खत्म हो जाए, बात समझ आ रही? उसके अंदर का जो खून होता है ना नवाबी, वो जोश जरूर मारता है, उसके अंदर की नवाबी नहीं जाती, क्योंकि उसने सुबह से शाम तक सारी जिंदगी अपने बावजदाद को सुना ऐसा है, देखा ऐसा है कि यार हमने रूल किया है, सारे हमारे आगे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुजारे हमारे जमीनों में बैठे हैं, हम तो सिर्फ याशियां कर रहे हैं, और अब हमें क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है, राइट। तुम हमसे पूछोगे कि यार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है इस ओनरशिप के, तू कौन है भाई? तुझे किसने इजाजत दी है ये पूछने की? सारी गांव को पता है कि जमीन मेरी है, तू कहां से आया है? अब कुछ लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल बात है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, लो डॉक्यूमेंट, ये लो भाई ओनरशिप, ये लो शो कर दी ओनरशिप। लेकिन फॉर सम पीपल इट इज वेरी वेरी अनकॉमन बिकॉज नो वन हैज आस्क्ड देम फॉरएवर इन देयर लाइफ टू शो समथिंग एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप, एंड दैट इज व्हाई वो उनके वो एकदम हैरान परेशान हो रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब कौन है जो हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है? हमें तो 600 साल हो गए यहां पे गवर्नमेंट करते हुए,
इसीलिए इसको एब्जॉर्ब करने में वक्त लग रहा था, और प्रॉब्लम स्टार्ट ही वहीं से हुआ कि जब ये बहुत छोटा सा मसला एक बहुत बड़ा मसला बन गया, राइट। और सर सैयद अहमद खान वो जो इंडिविजुअल था ना, सर सैयद अहमद खान की मैं आपको मिसाल दे देता हूं। सर सैयद अहमद खान जिसको हमने सारी जिंदगी, हमारे असातिज़ा ने भी हमें ना सर सैयद अहमद खान इसी तरह पढ़ाया जैसे हमें लगता था शायद पता नहीं ये कोई स्कूल स्कूल मास्टर है या कोई हेड मास्टर है, ये स्कूल का किसी का फलां जगह स्कूल बना दिया उन्होंने, फलां जगह स्कूल बना दिया, फलां जगह ये पता नहीं कोई ठेकेदार है, राइट, ये उस तरह के ठेके लेता है और स्कूल बनवाते हैं। सर सैयद की पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। अभी जो मैं आपको एक लाइन बोलने लगा हूं ना, आप उसको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के एब्जॉर्ब करिएगा। आप अपनी हिस्ट्री में से सर सैयद को निकाल दें, आपको जिन्ना और इकबाल नजर ही नहीं आएंगे। आप ऐसा करें, अपनी अपनी पॉलिटिक्स में से, अपनी तारीख में से सर सैयद को निकाल दें, आपको यकीन करें जिन्ना और इकबाल नजर नहीं आएंगे। क्योंकि वो आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लीग जिसकी बेसिस पर जिन्ना ने सारी पॉलिटिक्स की, वो आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जिसकी बेस पर जिन्ना ने 1946 के इलेक्शन जीते, जिसके मुताबिक उसने साबित किया कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया है, वो सर सैयद का लेके दिया हुआ है, राइट। आप उसको निकाल दें अपनी पॉलिटिक्स। वो मुझे अभी तक याद है कि इंटरव्यू जो हमारा सीएसएस का हो रहा था, तो तब उसने भी, क्योंकि इंडो पाक इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, तो मुझे तक याद है पहले सवाल जिना अब बिगर लीडर, राइट। अब इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के अंदर ना अब आपको देखना होता है कि अच्छा यार मैं किस तरफ लेकर जाऊं, क्योंकि आपका अगला सारा इंटरव्यू या अगले 2-3 सवाल वो इसी आंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इस सवाल का क्या जवाब दें, राइट। तो मुझे भी तक याद, उसको मैंने कहा था कि सर इफ आई नेम अ सर्टेन इंडिविजुअल दैट डज नॉट मीन कि समवन एल्स वाज अ स्मॉलर लीडर और अ लीडर ऑफ अ लेस कैलिबर, राइट। ये डिपेंड करता है बेसिकली कि हम किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों कंपेरेबल ही नहीं है। इसलिए कंपेरेबल नहीं है क्योंकि एक 19th सेंचुरी का है और एक 20th सेंचुरी का है। इन दोनों के अंदर पूरी सेंचुरी का फर्क है। सर सैयद ने तो 20th सेंचुरी देखी भी नहीं और 1898 में फौत हो गए। सो इसलिए पॉलिटिक्स ही बहुत फर्क है। 1900 की जो पॉलिटिक्स है उसमें वर्ल्ड वॉर्स आ रही हैं, और जिन्ना साहब उस दौर में पावर में आए हुए हैं जब वर्ल्ड वॉर चल रही हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। सर सैयद के दौर के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट थी। लेकिन फिर भी अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें दोनों को, तो मैं समझता हूं कि एक जंगल है और उस जंगल से निकलने का बाहर कोई रास्ता नहीं है। एक शख्स उस जंगल के अंदर से बाहर निकलने का कच्चा रास्ता दिखाता है, वो कच्चा रास्ता बनाता है, पगडंडी बनाता है, और दूसरा शख्स आकर उस पगडंडी के ऊपर बेहतरीन कारपेट रोड बना देता है, लाइटें लगा देता है, उसमें जनाब स्टॉप ओवर्स बना देता है। जिसने कारपेटेड रोड बनाई है उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट इंडिविजुअल जिसने सबसे पहले आपको वहां से निकलने का रास्ता दिखाया था। वो निकलने का रास्ता दिखाने वाला सर सैयद था, कारपेट रोड बनाने वाला उसके ऊपर जिन्ना। जिन्ना कॉम्पिटेंट ना होता तो पगडंडी ही रह जाती और कभी भी कारपेट रोड ना बनती, और अगर सर सैयद ना होता तो फिर वो रोड भी ना बनती, राइट। तो इसलिए कंपैरिजन ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों का टाइम बहुत फर्क है, दोनों का काम बहुत फर्क है। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं जिन्ना साहब, प्रॉपर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो मुसलमानों के लिए डिफरेंट काम कर रहे हैं। यहां पर एक और डिफरेंट सिचुएशन है। सर सैयद की डेथ तक मुसलमान समझ गए हुए थे कि अब हम सप्रेस हो गए हैं, राइट। इसलिए जिन्ना साहब को वो नवाबी वाला दौर नहीं देखा जिन्ना साहब ने। जिन्ना साहब ने सप्रेस्ड मुस्लिम्स ही देखे हैं। सर सैयद का दौर था वो नवाबी वाला दौर, जिसमें मुसलमान अभी समझ रहे थे कि हमारे अंदर वो नवाबी अभी भी मौजूद है, हम अभी भी पावर के अंदर है। तो इसलिए दोनों के दौर में बड़ा फर्क है। लेकिन 1867 की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ने सर सैयद को भी डिफरेंट कर दिया। वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी से एम्बेसडर ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बन गए। समझ आ गई बात? बड़े सिंपल सी बात। जिन्ना सर सैयद को कहा जाता है, आपके पास जो है वो फादर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? फादर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। फादर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म सर सैयद का खिताब है, जिन्ना का नहीं, ना हजरत इकबाल का। मुस्लिम नेशनलिज्म कोर कॉन्सेप्ट है टू नेशन थ्योरी का। टू नेशन थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? मुस्लिम नेशनलिज्म। और टू नेशन थ्योरी कोर कॉन्सेप्ट किसका है? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का। सो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है मुस्लिम नेशनलिज्म। और मुस्लिम नेशनलिज्म का फादर कौन है? सर सैयद। आप निकाल दें सर सैयद को अपनी पॉलिटिक्स, आपको कोई नजर नहीं आएगा। समझ आ गई बात? तो एक पूरा इवेंट है 1867 की कंट्रोवर्सी का। आखिरी बात करता हूं और उसके बाद आगे इसको आपको लिखवाता हूं। अगर जुबान का मसला आप लोगों की क्रिएशन की रीजन बना था ना, तो जुबान ही का मसला आप लोगों की डिसइंटीग्रेशन की रीजन ही बना था बांग्लादेश में। जब आप सप्रेस थे, आप उर्दू के राइट्स पे बात कर रहे थे हिंदी की जगह। जब आप पावरफुल हुए तो आपने बंगाली को वो राइट्स नहीं दिए जो आप चाह रहे थे कि उर्दू को मिलते।
बंगाली 55% पॉपुलेशन बोलती थी, उर्दू सिर्फ 45%। समझ आ गई? हक उनका था बेसिक लैंग्वेज रखने का, ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का। और अगर आप मुझे इजाजत नहीं है लाइन बोलने की, तो सरकार असल पाकिस्तान भी वही था, क्योंकि मुस्लिम लीग भी ढाका में बनी थी। और पाकिस्तान का जो आपके पास जो 1940 के 23 मार्च को जो प्लान बनाने के लिए करारदाद पेश की गई थी, अबुल कासिम जो है वो फजलुल हक, ए के फजलुल हक ने जो दी थी, राइट, सरकार वो भी बंगाली था। बात समझ आ रही? तो ये सारा काम किया कि इन्होंने था बंगालियों ने। सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेकर देने वाले भी सारे बंगाली थे आप। उनका पहला सदर भी बंगाली था, जिसके घर पे मीटिंग हुई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, वो भी बंगाली था। उसका नाम ही नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका था। तो नवाब किसका था? वो ढाका का। सरकार पाकिस्तान आप नहीं थे। समझ आ गई? लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली एंड पे हुआ ये कि पाकिस्तान हमारे पास रह गया और उन्होंने आजादी हासिल कर ली। अच्छा किया। और पिछले दिनों ने दूसरी दफा आजादी हासिल कर ली, अभी हमसे पहले ही नहीं पूरी हो रही 47 वाली, राइट। वो दूसरी दफा आजाद हो गए हैं और डॉक्टर यूनुस को उन्होंने इंटरम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, नोबेल लॉरिएट। और हमारा नोबेल लॉरिएट जो है, हम आज तक हम डिबेट करते हैं नोबेल लॉरिएट मुसलमान था या नॉन मुस्लिम था। हमारी डिबेट तो इस बात पे कि वो अब्दुल सलाम मुसलमान था या नॉन मुस्लिम था। आधा पाकिस्तान इस बात पे लड़ रहा है। बात समझ आती है? कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती। कौमें अपनी डिफरेंसेस को पीछे रखती हैं। वो कहती हैं भाईजान आपका रिलीजन आपका, मेरा रिलीजन मेरा। इस मामले के अंदर टर्की की मिसाल बेहतरीन है। आपको एक ही टेबल के ऊपर एक ऐसी खातून मिलेगी जो ऊपर से नीचे नीचे तक बुरके के अंदर है, राइट। और उसी टेबल के दूसरी तरफ एक खातून बैठी हुई जिसने बुरका नहीं लिया होगा। ना उसको प्रॉब्लम है उससे, ना उसको प्रॉब्लम है उससे। ये आपके पास जो टॉलरेंस का लेवल है ना उस सोसाइटी के अंदर, भाई तू अपने आप को फॉलो कर, तू अपने आप को फॉलो कर। नो वन डिक्टेट समवन एल्स कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये टॉलरेंस का लेवल होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। कोई किसी को डिक्टेट ना करे कि तुमने क्या करना और तुमने क्या नहीं करना। लेकिन हमारे मुल्क में डिक्टेशन होती है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा ना करो, तुम फला ना करो, तुम ये ना पहनो, तुम फला ना करो। यहां पे जनाब मस्जिदें आमने सामने बना लेते हैं जनाब, एक अहले हदीस की हो गई, एक बरेलवियों की हो गई, वो ऊंची जान दे रहा है, वो उससे ऊंची जान दे रहा है जनाब, ठीक है जनाब, ताकि अजान चले। आपस में इनकी जनाब वो लड़ रहे हैं जनाब, मेंबरों पे बैठ के और सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे चलता है। शहरों में शायद ना होता, गांवों में आज भी होता है। आमने सामने एक ही चौक में आमने सामने मस्जिद होती है। ठीक है, हाँ जी, सवाल। किताब में मिला था 1928 में। उसकी रीजन ये थी कि जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स ना बड़ी डिफरेंट थी। जिन्ना साहब 1928 के अंदर जिन्ना साहब को सर का टाइटल मिलने की बात हुई थी कि जिन्ना साहब को सर का टाइटल दे दिया जाए, लेकिन जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया था। जिन्ना साहब ने इसलिए इनकार किया था कि जिन्ना साहब जो थे वो बेसिकली कह रहे थे कि अगर मैं सर का टाइटल ले लूंगा ना, तो आज का जो मुसलमान है ना, ये जो मुसलमान है ये वाला, इसको इसको लगेगा कि शायद मैंने सपोर्ट किसको करना शुरू कर दिया है, ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सर सैयद अहमद खान को सर का टाइटल खिदमात के ऊपर मिला था जो उन्होंने स्कूल्स बनाए थे, राइट। उनको इसलिए नहीं मिला था कि वो सेपरेशन की बात कर रहे, उनको उन चीजों के लिए मिला था कि जो कि उन्होंने स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाने शुरू किए थे। और याद रखें सर सैयद अहमद खान के जितने भी स्कूल्स थे, राइट, उसके अंदर हिंदू भी पढ़ते थे, मुसलमान भी पढ़ते थे। उसके अंदर नाजरा भी होता था, उसमें इस्लामियात भी पढ़ाई जाती थी, उसमें साइंस भी पढ़ाई जाती थी, सब कुछ होता था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मदन आज भी बहुत से हिंदू मुसलमानों को मोहम्मदन कहते हैं। यहां भी इस्लामिक तालीमात भी दी जाती। एंग्लो इंग्लिश ओरिएंटल मशरकी, वहां पर मशरकी रिवायात भी सिखाई जाएंगी, वहां पे अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, वहां पे साइंस भी पढ़ाई जाएगी, वहां पे नाजरा भी पढ़ाया जाएगा। आज क्या आपका सारा स्कूलिंग सिस्टम इस बुनियाद पे नहीं चलता? क्या आपके स्कूलिंग सिस्टम में इस्लामियत नहीं पढ़ाई जाती, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, साइंस नहीं पढ़ाई जाती? वो सारे का सारा निजाम जिसके ऊपर आज आपका पूरा स्कूलिंग सिस्टम खड़ा है, वो सर सैयद का दिया हुआ। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, अगर हमारे दौर में सर सैयद होते तो उनके स्कूल का नाम सर सैयद पब्लिक स्कूल होता, या मदीना पब्लिक स्कूल होता, या अलमक्का जनरल स्टोर होता। क्योंकि हमारे लोगों के अंदर तो भाई कॉन्शियसनेस ही नहीं ना है, या हमारे लोगों के अंदर वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि यार को तो नाम ही बदल लें। ठीक है जनाब, वो हमारे वो घर के करीब वहां पे एक जनाब दुकान वाला है, उसने कहा जी गौस पाक मिल्क शॉप लिखा हुआ उसने नाम। ठीक है जनाब, वो एक बंदा वहां पे लड़ा, दो बंदों की लड़ाई होगी वहां पे, जो दुकानदार उसकी लड़ाई होगी। उसने कहा यार तू उसने पता नहीं, उसको शायद पता नहीं चला या पढ़ा नहीं गया उसने कहा यार मैं गौसिया मिल्क शॉप के सामने खड़ा हूं। वो लड़ाई होगी उनकी आपस में, गौसिया नहीं है गौस पाक का, तूने ज्यादती की है, तूने पता नहीं ये कर दिया। तो ओके यार भाई तू दूध दे यार, ठीक है, एक ही दुकान है सबको पता है ये है, मैं उधर ही खड़ा हूं, उसको बताने का तरीका और यार कोने वाली दुकान ही उधर आ जाती।
वो भी तरीका कि यार मैं उसको ये बता रहा हूं, नहीं तूने गलत बोला है, तू 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 फलां हो गया है, तू ये अजीब वहां पे सिचुएशन चल रही है वहां पे। और 2 नंबर सारा दूध देता है वो, 2 नंबर। ठीक है जनाब, वो मेरा और अल्लाह का मामला है, ठीक है, वो नहीं, वो मेरा है और अल्लाह का मामला। बंदा मारे उन्होंने बेड़ा 100 99 तो जाके गिनती भूल गए कितनी हुए, 100 99, चलो दोबारा शुरू करो, एक दो, ठीक है। वो दोबारा ये काम करे बंदा उसके साथ। तो ये सूरत हाल जो है वो ना 1867 की उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी, इट वाज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जो आपके पास टॉपिक था ना, जो आपको मैं बात बता रहा था, वो यहां पे कौन सा स्टार्ट कीजिएगा, आइए। क्या बंगाली बंगाली मतलब? मतलब मेजोरिटी अगर उनकी है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त बंगाली का क्यों नहीं हुआ था? कि उसमें हिंदू भी तो मौजूद थे ना हिंदुस्तान में। तो आ रही ना उस वक्त भी तो कम होगी ना। उर्दू इसलिए उस वहां पे हो रही थी, बोली जा रही थी, क्योंकि उर्दू सबसे ज्यादा समझी जाने वाली जुबान थी हिंदुस्तान के अंदर। उर्दू जुबान सबसे ज्यादा समझी जाने वाली जुबान थी, क्योंकि वहां पे हिंदी भी उर्दू बोल रहे थे, मुसलमान भी उर्दू बोल रहे थे, आपके पास ये जो आपके पास बंगाली थे खुद उर्दू बोल रहे थे। तो वहां पर उर्दू बोलने वालों की बकायदा आपके पास अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, उनकी पॉपुलेशन ही ज्यादा थी, क्योंकि हिंदी नाम की तो लैंग्वेज ही कोई नहीं होती थी। तो हिंदू क्या बोलते थे? उर्दू ही बोलते थे ना, क्योंकि हिंदी नाम की तो लैंग्वेज ही कोई नहीं थी। तो उर्दू बोलने वालों की वैसे भी तादाद क्या थी, अल्टीमेटली ज्यादा ही थी, लेकिन उर्दू समझने वालों की तादाद और ज्यादा थी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आज भी अगर आप अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस में बोली जाती हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, बलूची भी बोलते, सब लैंग्वेजेस बोलते हैं। लेकिन जो पंजाबी है वो भी उर्दू समझ लेता है, सिंधी भी उर्दू समझ लेता है, राइट, बलोची भी उर्दू समझ लेता है, पश्तून भी उर्दू समझ लेता है। लेकिन पश्तून की जो पश्तो जुबान है वो शायद पंजाबी या उसको बलोची को समझ ना आए। इवन बोलने वालों की तादाद शायद ज्यादा हो, समझने वालों की तादाद थोड़ी कम होगी। इसलिए बंगाली भी उर्दू समझ पा रहे थे, वो भी उर्दू समझ लेते थे, यहां के लोग बंगाली नहीं समझते थे। इसीलिए वो कहते थे कि यार रादर देन कि आप ये फोकस रखो कि कौन ज्यादा बोलता है जुबान, ये फोकस होना चाहिए कौन ज्यादा जुबान समझता है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा आर्गुमेंट ये था, वो कहते थे नहीं, हमें वो जुबान रखनी चाहिए जो ज्यादा लोग बोलते हैं। तो दोनों का आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह पे ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या हम ठीक है। हमारा आर्गुमेंट थोड़ा लॉजिकल इसलिए है कि हम कहते हैं कि वो ज्यादा जुबान समझी जाती थी, बंगाली कहते हैं कि जो है बंगाली जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती थी। सो इट हैज बोथ जो है ना साइड्स ऑफ द कॉइन। आइए जी, 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी देखिएगा जी। इन द सिटी ऑफ बनारस, इन द सिटी ऑफ बनारस, यूपी, इन द सिटी ऑफ बनारस यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। उत्तर प्रदेश ना लिखिएगा इसको, तब आप इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा कहते थे। यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। आम जुबान में इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इंडिया की नॉर्थ में है, उत्तर, उत्तर प्रदेश, राइट। तो दैट इज वाई इंडिया के अंदर बहुत से सूबे ऐसे हैं जिनको साथ उत्तर, उत्तराखंड, राइट, ये भी इंडिया की नॉर्थ में उत्तर, दैट इज वाई जो है ना पश्चिम, उत्तर पश्चिम, राइट, वो साउथ और ऊपर उत्तर। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये नॉर्थ के इलाकों में ज्यादातर आता है। तो ये इसलिए इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता था। तो उसका असल नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। तो हमने पॉइंट क्या लिखा, इन द सिटी ऑफ बनारस यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा, एन एजिटेशन स्टार्टेड, एन एजिटेशन स्टार्टेड against the Urdu language, where the people wanted, where the people wanted that the writing style of Urdu should be changed. People wanted that the writing style of Urdu should be changed. देख लिया आपने पॉइंट नंबर 2। Hindustani had been an important language in India. Hindustani had been an important language in India since the Mughals came to power. Since the Mughals
came to power. But the Mughal army was a combination of people from different areas. Mughal army was a combination of people from different areas. Mughal army was a combination of people from different areas. And all of those people spoke their own language. All of those people spoke their own language. Hence, a new language. Hence, a new language called Urdu. Hence, a new language called Urdu was established. A new language called Urdu was established. उर्दू का नाम ही लश्कर है, लश्करी जुबान है. लश्करी जुबान इसलिए क्योंकि लश्कर में से निकली थी ना. ये जो मुगल एम्पायर थी, मुगल एम्पायर का जो बादशाह होते थे, उसके अंदर डिफरेंट उनके जो रूलर्स होते थे, उनके जो फौज होती थी, उनके अंदर डिफरेंट इलाकों के लोग होते थे. उसमें बलोची भी थे, पंजाबी भी थे, पश्तून भी थे, सिंध भी थे, सिंधी भी थे, सराइकी भी थे, उज़्बेक भी थे, ताजिक भी थे, गोरे भी थे. इसलिए आज उर्दू जुबान के अंदर सारी लैंग्वेजेस के अल्फाज मिक्स हैं. बात समझ आ रही है? ये इतनी आपके पास इंक्लूसिव लैंग्वेज है. मैं समझता हूं उर्दू इज द मोस्ट इंक्लूसिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. कि आप एक काम करें, पूरे का पूरा लाइन जो है ना अंग्रेजी में बोल के एंड पे के डाल देना, वो भी उर्दू बन जाती है. आई वॉज थिंकिंग के उर्दू. बात समझ आ रही? ये कॉन्सेप्ट क्योंकि वो इंक्लूसिव है ना जुबान, वो हर चीज इंक्लूड कर लेती है उसके अंदर. उसमें सराइकी के अल्फाज नहीं है, इसमें पश्तो के अल्फाज नहीं है, इसमें बलोची भी है, इसमें सिंधी भी है, इसमें जनाब आपके पास अरबी के जुबान अल्फाज नहीं है, इसमें फारसी भी है. वो मिक्स हो गया ना सारा कुछ, क्योंकि वहां से लश्कर निकला, लश्करी जुबान. दैट इज वाई उर्दू सारी जगहों पे समझी जाती थी, बिकॉज जो 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 बोल रहा था ना जुबान, वो सारे उर्दू समझ जरूर रहे थे. सो यहां से इसलिए उन्होंने कहा कि यार ये सबसे ज्यादा जुबान समझी जाती है, इसी को क्या बना देते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट. After the establishment of Urdu, as a language, it was spoken and understood all over India. It was spoken and understood all over India. And later, in 1837, Urdu replaced Persian as the official language of India. Urdu replaced Persian as the official language of India. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट. The demonstrators wanted that the writing style of Urdu, the demonstrators wanted that the writing style of Urdu must be changed to Devanagari. Must be changed to Devanagari. Because Hindustani and Sanskrit, both were written in Devanagari. Both were written in Devanagari. लिखिएगा जी. This agitation spread all over UP. This agitation spread all over UP. Resultantly, Lord George Campbell, Campbell, Lord George Campbell, the Lieutenant Governor of Bengal,
Lord George Campbell, the Lieutenant Governor of Bengal, banned Urdu. Lieutenant Governor of Bengal banned Urdu in schools and offices. Banned Urdu in schools and offices in 1871. Banned the use of Urdu in schools and offices in 1871. Clear hogi baat? Next point. On the other hand, Muslims started their agitation to protect Urdu. On the other hand, Muslims started agitation to protect Urdu, and Sir Syed Ahmad Khan, an advocate of Hindu-Muslim unity, Sir Syed Ahmad Khan, an advocate of Hindu-Muslim unity, turned against his concept and converted to two-nation theory. Turned against this concept and converted to two-nation theory. समझ आ गई बात? नवाब मोहसिनुल मुल्क, जी अगला पॉइंट, नवाब मोहसिनुल मुल्क established Urdu Defense Association. Nawab Mohsinul Mulk established Urdu Defense Association. And Maulvi Abdul Haq established अंजुमने तरक्की उर्दू. मौलवी अब्दुल हक established अंजुमने तरक्की उर्दू. मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू भी कहते हैं, बाबा उर्दू. तो अंजुमने तरक्की उर्दू एस्टैब्लिश की थी मौलवी अब्दुल हक. क्लियर होगी बाजी? लेकिन ये हमारे पास आइडिया जो है वो एग्जिस्ट करता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि जहां पे हमारे पास असल काम था किसका? देवनागरी का. राइटिंग स्टाइल क्या करो? चेंज कर. आप नस्तालीक से उठा के किधर डाल दो? देवनागरी. अब जब देवनागरी में लिखा जाएगा तो उसको उर्दू तो कहेंगे नहीं. अब इमेजिन करें ना, ये मैंने क्या लिखा है? अहमद. क्या ये उर्दू है? ये उर्दू है? ये ऊपर वाला नहीं है. ये नीचे वाला क्या है? उर्दू है. लफ्ज पढ़ने में सेम है लेकिन जुबान तो सेम नहीं है ना. तो इस जुबान का नाम क्या रख दो? इस जुबान का नाम रख दो हिंदी. समझ आ गई बात? राइटिंग स्टाइल जब चेंज हो जाएगा तो उर्दू तो रहेगी नहीं, क्योंकि उर्दू का राइटिंग स्टाइल तो डिफरेंट है तरीका लिखने का. तो अब वो लोग पूछेंगे ये क्या लिखा है, हम कहेंगे हिंदी लिखी. बोलने में तो सेम है, हम बोलने में सिमिलर है उर्दू के साथ, लेकिन लिखने के अंदर क्या है? ये फर्क है. समझ आ गई? ये कंट्रोवर्सी थी बेसिकली, जहां से पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई. हेडिंग डालिएगा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, वहां पर हम पहुंचते हैं. वो है 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सर पहला तारुफ जुबान है वाली स्टेटमेंट किसने कही थी? किसने की थी? नहीं, अहमद सईद ने लिखी. अहमद सईद ने थी. अहमद सईद ने कहा कि ये जो है वो उनको समझ आई थी पहली दफा सर सैयद को. देखिए ना, पहला तारुफ जुबान हुआ करती है. ये बात की किसने थी? अहमद सईद ने. कि समझ किसको आई है? सर सैयद. समझ आ गई बात? अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द लैंग्वेज, ये कॉन्सेप्ट समझ आता है. ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना कि आपका इंसान का पहला तारुफ इंसान की जुबान हुआ करती है, ये लाइन जो है ना, पता किसको समझ आएगी? ये लाइन समझ आएगी बलोची को, पश्तून को, सिंधी को.
ये लाइन समझ पता किसको नहीं आएगी पंजाबी की? कि इंसान का पहला तारुफ जुबान हुआ करती। 90% चांसेस हैं कि दो बलोची आपस में अगर मिलेंगे तो बलोची में बात करेंगे, सिंधी मिलेंगे सिंधी में बात करेंगे, सराइकी मिलेंगे सराइकी में बात करेंगे, राइट? पंजाबी मिलेंगे नहीं, वो अंग्रेजी में बात करें, क्योंकि उनको नहीं ना समझ आ रही इस चीज की कि पहला पहला जो तारुफ हुआ करता है वो जुबान हुआ करती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सरकार जितनी मर्जी जुबानें सीखी, 10,000 जुबानें सीखी, बात उसमें नहीं है, गलती कोई भी नहीं है, आप सीखें जितनी मर्जी जुबानें सीखी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू ओन समथिंग ना, कि ये मेरी जुबान है, मैं इसमें बात करूंगा, या ये सिचुएशन इस तरह की। तो वो इस तरह ही होता है। अब नहीं जी, वो बड़ा इंसान को अजीब लगता है, शी जिनपिंग दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर बनता फिर रहा है इस वक्त दुनिया में। इकोनॉमी उनकी देखें कहां पे पहुंच गई, वो आज भी चाइनीज जुबान में बात करता है, इंटरप्रेटर साथ बैठे होते हैं। उसने तो कभी प्रॉब्लम फेस नहीं किया कि यार ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अंग्रेजी बोलना। और यार इनको जरूरत है हमारी, हमें नहीं जरूरत इनकी। इन्होंने फाइंड आउट करना है कि चाइनीज जुबान से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे होना है, हमने नहीं करना। समझ आ गई बात? वो अंग्रेजी में बोलते रहेगा, मेरा साथ में बता देगा उसको कि यार ये बात हो गई, या तू उसको ये कह दे, ठीक है जनाब, बाकी बता इनको चाहिए क्या। बात समझ आती है? तो वो सिचुएशन जो है वो इसलिए वो दे फील प्राउड ऑफ इट। French people feel proud of their own language. The Germans feel proud of their own language. The Italians feel proud of their own language, even though they know how to speak English as well. So your language needs to be understood. जुबान इंसान का पहला तारुफ हुआ करती है, और ये चीज समझनी बड़ी जरूरी, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सर सैयद को समझ आ गई थी, हमें समझ नहीं आई। अगले पॉइंट पे आते हैं। 1885, 1885, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ले जी, गोरे को हिंदुस्तान में आए तकरीबन 10 साल हो गए हैं 1867 में, और 10 साल हो गए हैं, 1867 आ गया, उर्दू की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है, सारा कुछ हो गया है, एहतजाज शुरू हुआ है। वो पता चला उसको कि जनाब एहतजाज शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी ठीक है एहतजाज शुरू हो गया तो काम करते हैं, बैन कर देते हैं, हमने तो कंट्रोल करना है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजों को। उन्होंने जनाब क्या किया, बंगाल के अंदर बैन कर दिया किसको, यूजेज ऑफ उर्दू को स्कूल्स में, और आपके पास जो है वो कोर्ट लैंग्वेज के अंदर, उन सारों के अंदर उन्होंने इसको बैन कर दिया। लेकिन मेरी पॉइंट को जरा समझिएगा, गोरा जो है ना, आप पता क्या कोशिश कर रहा है, गोरे को अब रियलाइज हुआ है तकरीबन को 10-12 साल गुजारने के बाद कि यार अगर हम हिंदुस्तान के अंदर हमने सुकून से रहना है ना, तो एक तरीका यह है कि हिंदुस्तान में वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाओ जो हमारे मुल्क में है। हमारे मुल्क का जो सिस्टम है ना, वो इंट्रोड्यूस करवाओ हिंदुस्तान में। और हम क्योंकि उस सिस्टम के पापी हैं, वो सिस्टम संभालना समझना हमें तो आता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम अल्टीमेटली नहीं होगी। जो सारी जिंदगी फॉर एग्जांपल शरिया लॉ के अंडर रहा, आप उसको किसी वेस्टर्न लॉ के अंडर ले जाएंगे ना, वो कहेगा कि यार मेरा लॉ ठीक था। वेस्टर्न लॉ जिसने सारी जिंदगी गुजारा, आप उसको उठा के शरिया लॉ में ले आएंगे, वो कहेगा यार मेरा लॉ ठीक था। सारी जिंदगी जब आपने एक सर्टन लॉ के साथ गुजारी है, एक सर्टन सिचुएशन के साथ गुजारी है, तो यू फील कंफर्टेबल इन दैट सिस्टम ना। तो रियलाइज हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता एजिटेशन स्टार्ट हो रही है, हर बंदा एहतजाज कर रहा है, मुसलमान सुन कोई नहीं रहे, हिंदू अपने जनाब लगे हुए हैं, सिख अपने लगे हुए हैं। तो बेहतर ये है कि यार ये ना हमें सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो सिस्टम जो है ना हमारे मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। और वो सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी का। हम ऐसा करते हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कराते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन करवाते हैं, और इलेक्शन कराएंगे, लोगों को वोट दिलवाएंगे, लोग एंगेज रहेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलती रहेगी, यहां पे ये बंदे भी इलेक्शन लड़ते रहेंगे, राइट। हम जिसको सपोर्ट करेंगे वो जरा आगे हो जाएगा इस मामले के अंदर, जनाब कहेंगे तेरी हम मुलाकात भी करा देंगे क्वीन विक्टोरिया के साथ। इस तरह हम अपने लोग भी निकाल लेंगे, और मुसलमान और या हिंदू और सिख या इंडियंस जितने सारे के सारे हैं ना, वो एक कामों में लगेंगे सर्टन। और वो काम क्या होगा? डेमोक्रेसी का, इलेक्शनों का। लेकिन गोरे को यह भी चीज समझ आ गई थी कि अगर हमने एकदम सारा कुछ किया ना, तो फिर बैकफायर करेगा। सिस्टम को हमेशा कैसे चेंज किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप। समझ आ गई बात? स्टेप बाय स्टेप सिस्टम चेंज किया जाता है। और ये चीज गोरे को समझ आ गई हुई थी। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने शुरू किए, लोकल गवर्नमेंट के, काउंसलरों के, इन सारों के। उसके लिए ना उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन बनी 1876 में, जिस साल जना साहब पैदा हुए। अब 1876 के अंदर इंडियन एसोसिएशन बनाई गई, जिसका काम लोकल ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या करना था,
डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाना था, लोगों को समझाना था कि इलेक्शन होगा, तुम लोग वोट डालोगे, तुम लोग जिसको चाहोगे वो पावर में आएगा। अच्छा, हम जिसको चाहेंगे वो पावर में आएगा? हमें तो पहले सिर्फ बता दिया जाता था कि बादशाह सलामत कहीं हो गए हैं, अब उनके बेटे बादशाह सलामत आ गए हैं। पता चला था कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई दोनों भाइयों की, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, अब तीसरा बादशाह आ गया। हमसे तो कोई नहीं पूछता था, हमें तो सिर्फ बताया जाता था और यह पता चलता था कि सरकार अब हमारे ऊपर हुक्मरान कौन है, यानी अब हम जिसको फाइनल करेंगे वो बंदा पावर में आएगा। हाँ, अच्छा, ये चीज हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी नई थी एंड दे वर वेरी ओके विद इट ना, कि अच्छा यार अब हमें पावर मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने कहा हाँ आपको मिलेगी, किसको चाहिए, इसको चाहिए, बना देते हैं इसको, वोट दो इसको, कैसा वोट देना है, ऐसे करो, ऐसे डालो, वोट डालो, ये करो, गुड। तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को चेंज करना शुरू करते हैं ताकि हिंदुस्तानी जो है ना उनको रियलाइज हो कि उनका सिस्टम फारिग है और हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा है, क्योंकि तुमसे पूछ के तुम्हारे हुक्मरान लगाए जा रहे हैं। सो 1876 के अंदर उन्होंने क्या बनाया, इंडियन एसोसिएशन, और इसी को 9 साल के बाद कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, राइट, उसका फोर रनर कौन था, इंडियन, आपके पास इंडियन एसोसिएशन। सो इंडियन एसोसिएशन 1876 के 9 साल के बाद किसमें कन्वर्ट हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, और ये एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बन गई। पहले तो ग्रास रूट पे काम चल रहा था ना, अब एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बना दी, नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। काम था हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता क्या लेकर आना, डेमोक्रेसी लेकर आना। समझ आ गई बात, हेडिंग डालिए जी, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखें, द इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन established, the Indian Association established in 1876, in 1876 was the forerunner, FORE, forerunner of Indian National Congress. कलकत्ता में बनी थी ये इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता में, एमसीक्यू आया था एक दफा, वेयर वॉज इंडियन नेशनल इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded with the help of an English bureaucrat, Allen Octavian Hume, A.O. Hume, Allen, A-L-L-E-N, Octavian, Allen Octavian Hume, जिसको सारी जिंदगी हमने A.O. Hume ही पढ़ा है, ना किसी से पूछा कि सारी A.O. का मतलब क्या था, ठीक है जनाब। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है जनाब, फुल स्टॉप। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28th December 1885, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28th December 1885, 28 दिसंबर 1885। समझ आ गई बात। पॉइंट नंबर 3, द बेसिक रीजन for the creation of this political party, basic reason for the creation of this political party was the establishment of democracy, was the establishment of democracy in India, establishment of democracy in India। समझ आ गई बात। हेडिंग डालिएगा डिमांड्स, सॉरी, हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कांग्रेस। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, जिसकी बेसिस के ऊपर ये बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कांग्रेस, देखिएगा जी। पॉइंट नंबर 1, लॉयल्टी towards the British, loyalty towards the British, because they had brought peace and order in India,
they had brought peace and order in India, including Western machinery, आज हिंदुस्तान के लोग ना और हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि देखें जी, गोरा तो आया ही पाकिस्तान बनाने के लिए था, और मुस्लिम लीग वाले जो थे ना, ये बेसिकली ना गोरे के पिट्ठू होते थे। समझ आ रही? उसके सपोर्टर थे। वो कहते थे अलिफ, ये कहते थे अलिफ, वो कहते थे बे, ये कहते थे बे। आप कभी 1885 के अंदर कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के अंदर ना उनके लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स देखिए, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। समझ आ गई बात? और मैं हमेशा ही आर्ग्यू करता हूं कि सरकार, अगर गोरा हमारा इतना ही सगा होता ना और हमें इतना ही पसंद होता और वाकई उसने ही पाकिस्तान बनाया होता, तो सरकार फिर हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होता, इंडिया का ना होता, राइट? और फिर सरकार वो हमारा इतना ही सगा होता ना, तो फिर वो हमें कश्मीर भी पूरा देके जाता, राइट? और पूरा पंजाब भी देके जाता। अगर आप तारीख को निकालें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो आपको तारीख में यह चीज जाके समझ जाएगी कि भाईजान, डिवीजन तो असल में सिर्फ दो सूबों की हुई थी, पंजाब और बंगाल की। बाकी तो पूरे के पूरे सूबे डिवाइड हुए थे। पूरा आपके पास हरियाणा या पूरा यूपी या पूरा आपके पास मद्रास, ये सारे का सारे इंडिया जा रहे हैं। पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा या पूरा बलोचिस्तान या पूरा सिंध इधर को आ रहा है। दरमियान से कैंची तो फिरी है इधर या बंगाल में, और उन्होंने कैंची फेरी भी इस तरह है कि आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत से ऐसे मुस्लिम इलाके थे जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो इंडिया को मिल गए, राइट? बहुत से ऐसे इलाके एग्जिस्ट करते हैं, बंगाल में भी और इसके अंदर भी, जो है वो पंजाब के अंदर। ये 1947 पे जब हम जाएंगे ना, पार्टीशन के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें हम जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कहां कहां से ज्यादतियां की उन्होंने पाकिस्तान के साथ। और ऐसे बंदे को लाकर जनाब बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बना दिया, राइट, अपना रेडक्लिफ को, तो उससे पहले हिंदुस्तान कभी आया ही नहीं था, कभी हिंदुस्तान नहीं आया था। और जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, उसकी खातिर इन्होंने पहले, सबसे पहले क्या किया था, 15 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी 1858 में। फिर गवर्नर जनरल ने कहा भाईजान मैं भी पहली दफा ही आया हूं, उन्होंने कहा भाईजान आप भी रख लें 6 से 12 बंदे अपने जो है वो एडवाइजरी काउंसिल के लिए। और उसके अंदर डिवीजन करने के लिए, डिमार्केशन करने के लिए ऐसे बंदे को भेज दिया जो उससे पहले हिंदुस्तान कभी आया ही नहीं था, और उसको पता है कोई नहीं। वो तारीख तो कहती है कि सरकार, उसने तो यहां तक अंदाजा लगाया कि उसको जनाब पंजाब का मैप रख दिया उन्होंने उसके सामने। मैं कहा जनाब ये पंजाब का मैप है और ये बंगाल का मैप है, इसको डिवाइड करना है। उसने कहा कर देते हैं डिवाइड। ये क्या है जी? ये है जी पंजाब का मैप, गुड, ये लो डिवीजन हो। उसने खैंड ही लकीर कि लो जी, इधर का इधर, इधर का इधर। कोई पता नहीं है कौन से इलाके किधर को जाने थे, कौन से किधर को जाने थे, कौन से क्या करने थे। वो सीधी लकीर खींची उसने जनाब। वो इवन इनफैक्ट यहां तक हुआ कि एक शहर के दरमियान से भी कट रहा होता था। ये जो नारोवाल के अंदर आपके पास ये जगह है, ये जो ये अपना क्या नाम है इसको, करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं इसको, करतारपुर जो जगह है, ये करतारपुर बेसिकली सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? बाबा गुरु नानक जो सिखिज्म के बानी है, वो पैदा हुए हैं ननकाना में, फौत हुए करतारपुर में। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस सिखिज्म के लिए वो पाकिस्तान में मौजूद है, और बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर करतारपुर। समझ आ गई? वो खींची लकीर उसने। उधर वालों के साथ भी ज्यादती हो गई और इधर वालों के साथ भी ज्यादती हो गई। गुरदासपुर और बहुत से इलाके ऐसे थे जिनमें मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर थे, वो सारे के सारे उधर चले गए। बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे, वो इधर आ गए। तो ये सिचुएशन आ रही उसके अंदर, उस दौर के अंदर। तो ये बड़े जी काम करने आए थे, और अब जनाब जाके जनाब वो बता रहे हैं, जनाब एजिटेशन चल रही है यूके के अंदर, ठीक है जनाब, कि जनाब आप ऐसा कर रहे हैं, जनाब वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो रही है। तो मैं तो उस मामले में हमेशा ही आर्ग्यू करता हूं भाईजान, ये जितने लोग एजिटेशन कर रहे हैं ना यूके के अंदर, ये सबसे पहले उठें और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पर जाके थूके कि तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की नाइंसाफियों की वजह से, जब तुम लोग पावर के अंदर हुआ करते थे, तुम लोग मुल्कों के अंदर इसी तरह ही डिक्टेट किया करते थे लोगों को, और इसी तरह ही कब्जा किया करते थे, और इसी तरह माइग्रेशन। हमें तो बुलाया ही नहीं था गोरे को, हम तो खुश थे भाई, हमारे मुल्क में जनाब जो है वो अबाओ अजदाद हमारे जो थे, क्या जनाब वो मसाले बेचते थे अपने, जनाब वो
कोई घोड़ों पे सैर कर रहा है, कोई जनाब हाथियों पे सैर कर रहा है, कोई जनाब अपने टेक्सटाइल बना रहा है। हमने तो नहीं बुलाया था इनको, इन्होंने कहा जनाब 1608 में आ गए, तू पहुंच गए जनाब हम। ठीक है जनाब, और ऐसे ही आ गया ना, हमने तो नहीं बुलाया था, वी नेवर कॉल्ड देम ना, दे केम टू अस ना कि हमने आपसे ट्रेड करनी है। हमने तो इजाजत भी नहीं दी, तू बैठा रहा थॉमस रो 1617 से लेकर, नहीं भाईजान थोड़ी इजाजत देते, थोड़ी मेहरबानी करें आप। वो फिर पक्के हो गए भाई, हमने पकड़ाया हाथ तो उन्होंने पूरा बाजू खाएंगे। और फिर आप कहते हैं कि देखिए जी दुनिया हमारे मुल्क में क्यों आके रहती है, इंग्लैंड इज फॉर पीपल ऑफ इंग्लैंड। अच्छा राइट, और ये सारा कुछ सिखाने वाले भी आप ही लोग हैं भाई, कि दुनिया में जिस जगह पे जाओ कब्जा कर लो, पहुंच जाओ, जिस इलाके पे जाओ कब्जा कर लो। तो एक काम करो, तुम लोग ने पैसे लूटे हुए हैं वो सारे के सारे पैसे मैं वापस कर दूं। आप कभी वो एंगस मेडिसन की किताब पढ़ें, मॉनिटरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंगस मेडिसन अपनी किताब मॉनिटरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी में कहता है कि ब्रिटेन ने इंडिया से $45 ट्रिलियन लूटे थे। $45 ट्रिलियन, सीपैक की वर्थ से भी डबल है, उसकी बीआरआई की वर्थ से। अंदाजा लगाएं, $26 ट्रिलियन का हम कह रहे थे कि 26 ट्रिलियन का बना रहे हैं बीआरआई, $45 ट्रिलियन ये टोटल अमाउंट है जिन्होंने वहां से लूटी थी। और मजे की बात यह है कि हिंदुस्तानी कहते थे ये लूट रहे हैं लूट रहे हैं, इसलिए इंग्लिश डिक्शनरी में पहला जो उर्दू का वर्ड ऐड हुआ था वो लूट हुआ था। लूट इज बेसिकली नाउ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिस्सा है, क्योंकि हर बंदा इस्तेमाल कर रहा था क्या करें, लूट रहे लूट रहे। वो लूट इतना वर्ड इस्तेमाल होना शुरू हुआ कि वो इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बन गया, लुटेरे सारे के सारे। और फिर हमें कहते हैं जनाब हम क्या कर रहे हैं, हम जनाब इलीगल आ रहे हैं। वाह यार कमाल हो गया तुम लोगों ने सारी की सारी जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर। तुम लोगों के लिए काम करने के लिए फौजी लड़े हमारे, तुम लोगों की पालकियां उठाने के लिए जनाब गुलाम सारे के सारे हमारे। समझ आ गई? 1885 में जब आपको मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूं, उसके साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास हुआ, इसे कहते थे कानून था उसका कुर्सी नशीं। अब सुनिए जरा, कुर्सी नशीं कानून क्या है? कानून यह था बेसिकली कि सरकार कोई होगा को गोरा साहब ने लिख दिया जनाब उधर इंग्लैंड में कि जनाब यहां पे सारे गरीब लोग इकट्ठे हो जाते हैं मेरे दफ्तर के बाहर, ठीक है जनाब, रोला रोला डालते हैं, शोर शूर करते हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने रूल बनाया कुर्सी नशीं। हर गांव में से एक एक बंदे को अथॉरिटी मिली कि जब ये बंदा साहब के पास जाएगा मिलने के लिए तो सिर्फ ये बंदा कुर्सी पे बैठ सकता है, बाकी सब बंदे या जमीन पे बैठेंगे या ना आए। कुर्सी नशीं। वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, राइट, वो आप लोगों के ना ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, वो नोटिफिकेशन आ गया कुर्सी नशीं का कि जनाब ये कुर्सी नशीं जो है, तेरे पास कुर्सी नशीं का ये मेरे पास कुर्सी नशीं का नोटिफिकेशन है, तो आज मैं बैठ गया कुर्सी के ऊपर। जब हम लिखते थे ना, दे ओपनली लुक्ड डाउन अपॉन द इंडियंस एज एन इंफीरियर रेस, ये मिसाल है उसकी। तो तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि तुम लोग मेरे सामने आके बैठ के हो कुर्सी के ऊपर, तुम लोग इतने नीच हो। तो ये हालात चल रहे थे सारे के सारे। वो सिचुएशन हिंदुस्तान के, ये भाईजान 1857 की जो वॉर हुई उसमें भी बहुत से रीजंस थी, पर 1947 में जब चले गए ना आप, तब भी इनकी बस हो गई थी कि यार ठीक है यार बस हो गई। सप्रेशन एक हद तक होती है, सप्रेशन के अलावा बाकी बात फिर खत्म। उन्होंने फिर लकीर कुर खींची और चले गए, एहसान किया हमारे ऊपर और कि जनाब हमने पाकिस्तान बना दिया। तो वो सिचुएशन जरा थोड़ी डिफिकल्ट थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या था इनका, लॉयल्टी। अंदाजा लगाएं। अच्छा जी, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश बिकॉज दे हैड ब्रॉट पीस इन इंडिया एंड वेस्टर्न मशीनरी जो है वो ये लेकर आए हैं, तो इसलिए हम जो है ना, जारी बात है एओ ह्यूम ने बनवाई है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम किसी सूरत हिंदू तो लग नहीं रहा। समझ आ गई बात? गोरा ही है ना, तो गोरा ही है तो जारी बात है सपोर्ट किसको करना है फिर, गोरे को। राइट, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा जी, कांग्रेस टू बी a secular political party. Congress to be a secular political party. Because despite all differences, India is one nation. Because despite all differences, India is one nation. समझ आ गई बात? नंबर 3, mobilizing and educating the people of India. Mobilizing and educating the people of India on all India basis.
mobilizing and educating the people of India on all India basis. And point number 4, providing the people of India a political platform. Providing the people of India a political platform. समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। शुरू में ना कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स थोड़े से ज्यादा थे। मॉडरेट्स आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट्स जो थे ना वो कांग्रेस से खत्म होते गए। जब मॉडरेट्स कांग्रेस से खत्म होते गए तो कांग्रेस का असल चेहरा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट्स खत्म होते गए। मॉडरेट्स जब खत्म हुए, जिस तरह आपके पास जो है ना हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मॉडरेट कांग्रेस के लीडर्स जो आपके पास जो हुआ करते थे, राइट। लेकिन जब वो मॉडरेट लीडर्स खत्म हुए, बार गंगाधर तिलक की तरह के लोग आना शुरू हुए, या आपके पास जो है ना वो जो है वो नेहरू साहब की तरह के लोग आना शुरू हुए, आपके पास वल्लभ भाई पटेल की तरह के लोग आना शुरू हुए हिंदुस्तान की कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस का ना पूरा सेटअप ही तब्दील हो गया। पहले हिंदुस्तान के अंदर मॉडरेट लोग ज्यादा थे थोड़े से, जो कि मुसलमानों के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, इसलिए शुरू में जिन्ना साहब भी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1920 में फिर जिन्ना ने भी कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि जिन्ना को भी रियलाइज हो गया कि सरकार या वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस किसी दौर में मैंने देखी थी। अब इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मॉडरेट सब नहीं है इसके अंदर। अब उसमें कुछ कंजर्वेटिव्स आ गए हैं, फंडामेंटलिस्ट आ गए हैं, राइट, जो अब अपने ही थॉट प्रोसेस को चला रहे हैं, जो चाहते हैं जिस तरह हिंदुस्तान उनके मुताबिक चले। तो उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। आगे लेटर ऑन लिखते हैं, देखिएगा जी। इनिशियली मॉडरेट्स वर मोर इन नंबर। इनिशियली मॉडरेट्स वर मोर इन नंबर within the setup of Congress. Within the setup of Congress. But later on, slowly but gradually, moderates were sidelined and conservatives became powerful. Moderates were sidelined and conservatives became powerful. लिख लिया आपने जनाब? लो जी, कांग्रेस बन गई हमारे पास। अब आते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे। 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। IH कुरैशी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट हिंदुस्तान की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और इसने अगले 50 साल की जो पॉलिटिक्स थी वो इसने डिफाइन की 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट। सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या हुआ, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। याद करें जरा 1861 का काउंसिल्स एक्ट। आपको मैंने बताया 1861 के काउंसिल्स एक्ट में कि गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से ही थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स आते थे वो पोर्टफोलियो के बगैर आते थे। 1861 के काउंसिल्स एक्ट में उनको क्या मिल गया? पोर्टफोलियो। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि गवर्नर जनरल ने उनको ये कहा था कि मुझे भी थोड़ा एडवाइस के लिए जो है मुझे भी थोड़े बहुत बंदे दे दें। तो उन्होंने कहा जी 6 से 12 बंदे आप रख लें, नॉमिनेट कर लें, अपनी मर्जी से खुद रख लें 6 से 12 बंदे। लेकिन करना यह है कि उसमें से हाफ इंडियन होंगे और हाफ ब्रिटिश होंगे। वो ब्रिटिश जो उस टाइम इंडिया में काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। यह नहीं कि हम इंग्लैंड से भेजेंगे। गवर्नर जनरल की एडवाइस करने के लिए वही ब्रिटिश चाहिए होंगे ना उसको, जो वहां पर रहते होंगे, जिनको इंडिया के सिस्टम का पता होगा। तो आधे वो रख लें, आधे वो रख लें, ठीक है जनाब। लेकिन इनका काम सिर्फ एडवाइस करना है। और मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि इनकी जो एडवाइस होती थी ना वो गवर्नर जनरल पे बाइंडिंग भी नहीं। मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जनरल को मानना ही मानना है। एडवाइस लेगा, उनसे पसंद आ गया ठीक है, नहीं पसंद आया तो ना सही। और मजे की बात कि ये इनके पास राइट टू क्वेश्चन भी नहीं था। ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे गवर्नर जनरल से कि सर आपने हमें बुलाया, इतनी दूर से हम आए, आपको हमने एडवाइस दी, आपने हमारी बात नहीं सुनी, क्यों? इनके पास राइट टू क्वेश्चन
नहीं था। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में हिंदुस्तान के ऊपर एक एहसान अजीम किया गया गोरे की तरफ से, और कहा गया कि ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल के अलावा जो आपने एडवाइस के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल रखी हुई है ना, ये गवर्नर जनरल से क्वेश्चन भी कर सकती है। पहली दफा गवर्नर जनरल से सवाल करने की इजाजत जो है वो मिली थी कब? 1892 में, वरना आप साहब से सवाल भी नहीं कर सकते थे। और सवाल का जवाब देना या ना देना ये गवर्नर जनरल की जवाब, सवाल आप कर सकते हैं, जवाब देना है या नहीं देना ये गवर्नर जनरल ने डिसाइड करना। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, उन्होंने कहा दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ना अब 6 लोग इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पहले कितने थे? 6 से 12, 6 to 12, अब इसमें 6 बंदे और आएंगे, लेकिन वो 6 बंदे इलेक्ट होके आएंगे। उन 6 बंदों का क्या होगा? इलेक्शन होगा। यानी हिंदुस्तान में पहली दफा ग्रास रूट लेवल के लिए नहीं, टॉप लेवल के लिए इलेक्शन होंगे। 6 सीटें क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में उस टाइम सिर्फ 6 सूबे थे। वो 6 सूबे कौन से थे? पंजाब, बंगाल, यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे, ये 6 सूबे थे उस टाइम। उसके अलावा बाकी सूबे बाद में बने। 1901 में एनडब्ल्यूएफपी बना, आसाम बना, 1912 में बिहार बना, उड़ीसा बना, 35 में जाके सिंध बॉम्बे से लैदा हुआ। तो ये सूबे थे 6 सूबे थे, हर सूबे में से एक बंदा इलेक्ट होगा और इलेक्ट होके उस असेंबली में आएगा, और असेंबली में आके उसके पास पावर है कि वो गवर्नर जनरल से क्या कर सकता है? सवाल कर सकता है। हां, सवाल कर सकता है, जवाब देना गवर्नर जनरल की सवाल की। समझ आ गई बात? 1892 इंडियन काउंसिल। आइए, 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट, a significant change, a significant change took place. A significant change took place within Indian politics, where the Imperial Legislative Council was expanded, where Imperial Legislative Council was expanded by having 6 elected individuals, by having 6 elected individuals from the 6 provinces of India. 6 elected individuals from the 6 provinces of India. कौन कौन से? पंजाब, बंगाल, यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे। समझ आ गई बात? ये 6 प्रोविंसेस में से 6 बंदे इलेक्ट होके पार्लियामेंट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, the members of the Imperial Legislative Council do not have legislative powers. Legislative powers. In fact, they only had suggestive powers. And now they were allowed to put questions to the Governor General. Now they were allowed to put questions to the Governor General, but only on domestic issues. But only on domestic issues. समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, as far as budget is concerned, they can only participate in discussion. As far as budget is concerned,
they can only participate in discussion but were not allowed to vote. Only participate in discussion but were not allowed to vote. डिस्कशन कर सकते हैं बजट के ऊपर, वोट नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट. It is to be noted that these elections were to be held on a limited franchise model. These elections were to be held on a limited franchise model. लिमिटेड फ्रेंचाइज मॉडल का मतलब है कि लिमिटेड लोग वोट कर सकते हैं, सारे वोट नहीं कर सकते. लिमिटेड फ्रेंचाइज मॉडल, एंड ओनली द मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल्स, only the members of bar councils, university syndicates, trade unions, members of bar councils, university syndicates, trade unions were allowed to vote. वोट कौन कर सकता है? यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में जो होगा, बार काउंसिल का जो मेंबर होगा, या आपके पास जो है ना वो उसका ट्रेडिंग यूनियन का जो मेंबर होगा, सिर्फ वो वोट कर सकता है, हर बंदा वोट नहीं कर सकता. समझ आ गई बात? लिमिटेड वोट होगा, सबके लिए वोट अलाउ नहीं होगा. ये हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन इसी तरह ही चलते रहे हैं. 1937 में जाके फिर अडल्ट फ्रेंचाइज आई है. 37 के जो इलेक्शन हुए थे आपके पास, उसमें अडल्ट फ्रेंचाइज आई थी कि सबको वोट का राइट मिला था. ऐसा क्यों हुआ था, क्या क्या वजह थी, सारी की सारी इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया जनाब? चलें, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.